नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरोइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है रेनो की काइगर। अब सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट जो है वो उफान पर है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन निसान मैग्नाइट के आने के बाद मानो इस सेगमेंट के अंदर एक सब सेगमेंट सा बन गया है, जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके प्राइस को अंडरकट करके और कुछ ज़्यादा फीचर्स दे करके लोगों को रिझाया जा रहा है अपनी ओर। एक और ऑप्शन दी गई है और अगर निसान मैग्नाइट के हम लोग नंबर्स देखें तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इसमें काफ़ी सफलता भी हासिल करी है और उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है रेनो काइगर। इसका व्हील बेस अगर आप देखेंगे तो निसान मैग्नाइट जितना ही है। जनरली जो साइज़ है इस गाड़ी का वो मोर और लेस मैग्नाइट जैसा। ये दोनों गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गाड़ी है ये कैसी है, अंदर फीचर्स क्या हैं, कौन से फीचर्स मिसिंग हैं और क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कद काठी की बात कर लेते हैं और इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है निसान मैग्नाइट। और मैग्नाइट इससे ज़रा लंबी है, ज़रा वाइड है, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा ऊंची है और अंदर अगर आप स्पेस की बात करें तो वो भी इस गाड़ी में ज़रा ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप इसका फेस देखेंगे तो रेनो ने इसे एक बड़ा ही साई-फाई सा, बड़ा ही बोल्ड सा लुक देने की कोशिश करी है और मुझे कभी कभी इसे देख करके 90s की साई-फाई मूवीज़ की याद आ जाती है। यहाँ पर अगर आप इस बॉनेट को देखेंगे तो इसे कुछ इस तरह से स्कूप आउट किया गया है कि यहाँ पर ये एक पावर बल्ज बीच में बन जाए और एक बड़ा मस्कुलर सा स्टांस मिले इस बॉनेट को, एक एसयूवी स्टांस मिले। ये जो ग्रिल है यहाँ पर, इसमें आपको इस बड़े रेनो लोगो के साथ साथ ये 2 क्रोम स्लैट्स भी मिलते हैं जो कि ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा एक्सटेंडेड भी हैं। DRLs यहाँ पर आपको LED मिलेंगे और नीचे आपको ब्लिंकर्स नज़र आएंगे जो कि बल्ब्स हैं। और यहाँ पर जो ये हेडलाइट्स हैं ये बड़ी ख़ास हैं। ट्राई ऑक्टा प्योर विजन LEDs बोलता है और ऑक्टा इसलिए क्योंकि ये एक ऑक्टागन के शेप में है और यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 3 यूनिट्स हैं ये इसे देखने में काफ़ी आकर्षक बना देती हैं। इसकी हाउसिंग जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन की गई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी केसिंग है इसमें ये नीचे आपको लाइंस नज़र आएंगी और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लुक यहाँ पर दिया गया है। तो एक काफ़ी मल्टी लेयर्ड सा लुक, काफ़ी साई-फाई, काफ़ी बोल्ड सा लुक यहाँ पर दिया गया है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी आकर्षक बनाता है। और ये एक ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो प्लीज़ ऑल हो, या तो आपको ये बोल्ड डिज़ाइन पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो ये वाइपर आपको यहाँ पर नज़र आएगा और यहाँ से जो पानी है ये आपके विंडस्क्रीन पर जाता है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर दी गई है। चलिए इस गाड़ी को हम लोग अब ज़रा साइड से देख लेते हैं और यहाँ पर आपको स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस मिलते हैं। 16 इंच व्हील्स नज़र आएंगे आपको यहाँ पर। 195 सेक्शन टायर्स हैं, सामने डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है और जो टायर साइज़ है ये इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियों में आपको 215 सेक्शन भी मिलता है, लेकिन मैग्नाइट और काइगर दोनों में आपको 195 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बेटर टायर हो सकता था मेरे ख्याल से। ये व्हील आर्चेस स्क्वायर्ड ऑफ भी हैं और साथ ही ये यहाँ पर क्लैडिंग भी आपको नज़र आती है जो कि पूरी गाड़ी के चारों तरफ चलती है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर का एक एप्लिक मिलेगा जो कि एक एग्जैक्टली मोल्डिंग नहीं है, ये एक सिर्फ ब्लैक स्टिकर है और नीचे आपको ये कुछ चंके सा एलिमेंट मिलेगा जिससे कि इसका जो एक एसयूवी स्टांस है वो और ज़्यादा एनहांस हो सके। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये टॉप ऑफ द लाइन RXZ वेरिएंट है तो उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी और ये चीज़ पियानो ब्लैक कलर के ऊपर की गई है। आपको हर एक वेरिएंट में डुअल टोन ऑप्शन मिलता है और शार्क फिन एंटेना, सैटिन सिल्वर रूफ रेल, लेकिन यहाँ पर आपको सनरूफ नज़र नहीं आएगी। जब आप इसे पीछे से देखेंगे तो इसका जो स्पॉइलर है इसे काफ़ी स्पॉटिली स्टाइल किया गया है और ये इस तरह से कुछ विंग्स की तरह यहाँ से बाहर से निकलता है जो इसे देखने में और भी आकर्षक बना देता है। साथ ही आपको पीछे ये रियर वॉश एंड वाइप, डीफॉगर और ये सी शेप्ड LED टेल लैंप्स मिलेंगे। अब खास बात यहाँ पर यह है कि सारे ही वेरिएंट्स में आपको LED DRLs और LED टेल लैंप्स मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ये कैमरा नज़र आ रहा होगा और पीछे यहाँ पर आपको ये पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे। आगे की तरह पीछे भी बम्पर जो है काफ़ी लेयर्ड है और ये ब्लैक और सिल्वर का ट्रीटमेंट इसे यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और जानने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको सिल्वर कलर दिया गया है, आगे सिल्वर एलिमेंट्स नहीं है, तो पीछे कुछ हद तक जो डिज़ाइन थीम है वो आगे से ज़रा अलग है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको और ज़्यादा कुछ बताने से पहले ये बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और किस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है इस चीज़ को हम लोग
जल्दी से एक बार देख लेते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा। यहाँ पर आपके पास RXE, RXL, RXT और RXZ वेरिएंट है। बेस RXE वेरिएंट के अंदर आपको LED DRL, LED टेल लैंप्स, इंडिकेटर पर टर्न सिग्नल्स, ब्लैक ORVMs, स्पोर्टी रियर स्पॉइलर, सैटिन ब्लैक फ्रंट फेंडर एक्सेंचुएटर, साइड डोर डिकल्स, स्टील व्हील्स विद व्हील कवर, म्यूटेड मेलांज सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट आर्मरेस्ट विद ओपन स्टोरेज। इंटीरियर में आपको यहाँ पर एक LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैनुअल AC मिलेगा। रेयर सीट 100% फोल्डेबल मिलेगी लेकिन स्प्लिट नहीं मिलेगी। फ्रंट पावर विंडोज़ मिलेंगी, पीछे वाली विंडोज़ पावर नहीं रहेंगी। रेयर पार्किंग सेंसर्स, 2 एयरबैग्स, ABS और ये सारी चीज़ें बेस वेरिएंट में आपको मिलेंगी। RXL में इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, ग्रिल पर क्रोम एक्सेंट। इंटीरियर में आपको यहाँ लिक्विड क्रोम अपर पैनल स्ट्रिप, 4 स्पीकर मिलेंगे। ऑडियो सिस्टम में यहाँ आपको ब्लूटूथ और USB कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एयर कंडीशनिंग वेंट्स मिलेंगे पीछे की सीट्स के लिए। रियर पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, पीछे पार्सल शेल्फ, डे नाइट एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर और हाइट एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। अब RXT जो वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और यहाँ पर आपको सिल्वर रियर स्किड प्लेट्स, सैटिन सिल्वर रूफ बार्स, यहाँ पर आप 50 किलो तक वजन डाल सकते हैं। 16 इंच फ्लेक्स व्हील्स, बट ये अलॉयज़ नहीं होंगे। अंदर आपको मिस्ट्री ब्लैक इंटीरियर डोर हैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको हाई सेंटर कंसोल और आर्मरेस्ट विद क्लोज स्टोरेज मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ से आपको 8 इंच का टच स्क्रीन भी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर USB से आप स्मार्टफोन का रेप्लिकेशन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड सीट बैक पॉकेट्स, 60/40 रेयर सीट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, rear center armrest with cup holders, rear wiper and washer, rear view camera, rear room lighting, smart access card with push button stop and start, upper glove box और vanity mirror पैसेंजर साइड पर। ये आपको RXT में मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा बैग भी मिलेंगे और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। RXZ के अंदर आपको LED लाइट्स मिलेंगी, 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे, स्टीयरिंग व्हील पर लेदर इंसर्ट मिलेगा, सीट अपहोल्स्ट्री क्विल्टेड एम्बॉस्ड, स्टीयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल विद ऑडियो फोन एंड क्लस्टर कंट्रोल। यहाँ पर आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। 3D साउंड बाय आर्केमिस, जहाँ पर 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर्स, यानी कि यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ब्लूटूथ से ही आपका फ़ोन जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन पर रेप्लिकेट हो सकता है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक AC मिलेगा, एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, एयर फिल्टर मिलेगा, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन, पावर फोल्डिंग ORVMs, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स और रियर डिफॉगर भी मिलेगा। इसके अलावा रेनो यहाँ पर एक्सेसरी पैक्स भी दे रहा है और इन सारे एक्सेसरी पैक्स में क्या क्या है वो आपको यहाँ नजर आएगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट प्लस पैक, स्मार्ट पैक, SUV पैक, अट्रैक्टिव पैक और एसेंशियल पैक मिलता है और इन सब पैक्स में क्या है ये आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। टिपिकल रेनो स्टाइल में यहाँ पर ये की कुछ ऐसी नज़र आती है जो कि कार्ड जैसी लगती है। पीछे आपको रेनो का लोगो नज़र आएगा। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक लाइट्स के साथ साथ बूट रिलीज़ का भी बटन मिलता है। जब आप गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती है और आप डोर खोल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। डोर पैनल्स पे प्लास्टिक की क्वालिटी एवरेज है। ये जो पार्ट है ये ज़रा टेक्सचर्ड है, ये यहाँ पर ग्रे इंसर्ट है और ये जो पार्ट है ये ज़रा सॉफ्ट टू टच मटेरियल में फिनिश किया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलेंगे, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन और बाकी जो विंडोज़ हैं यहाँ पर आपको ऑटो अप डाउन नहीं मिलेगा। और नीचे स्पेस अगर आप देखेंगे पैनल के अंदर तो काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्लास्टिक क्वालिटी है ज़रा बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर फिट फिनिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ शार्प एजेस भी नज़र आ रही हैं और जो पैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं लग रहे। डोर पुल यहाँ पर पियानो ब्लैक में मिलेगा और जैसा आपको कुछ पुरानी गाड़ियों में और निसान मैग्नाइट में भी नज़र आता है, लॉक अनलॉक करते वक्त ये जो नॉच है ये ऊपर और नीचे जाता है। सीट हाइट आइडियल है और अंदर प्रवेश करते वक्त किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है और यहाँ पर ये लेवलर है। डेड पेडल यहाँ पर नहीं है, ये पेडल्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है और यहाँ पर आपको ये सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नज़र आ रहे होंगे। पियानो ब्लैक एक्सेंट है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा और ये आपको मैग्नाइट और रेनो ट्राइबर की याद दिलाएगा। यहाँ पर आपको ये 7 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और मेरे ख्याल से अगर आप इसे मैग्नाइट से कंपेयर करें तो वो ज़रा इससे ज़्यादा रिच लगता है मेरे ख्याल से। हालांकि ये भी पूरी तरह से डिजिटल है और यहाँ पर जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं तो ये कलर चेंज करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसे यूज़ करना काफ़ी ईजी है और ये जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नज़र आ रही होगी। राइट में आपको
फ्यूल गेज और लेफ़्ट में इंजन टेम्परेचर नज़र आएगा, डिस्टेंस टू ड्राई, और आप यहाँ से आपके जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग जो व्यूज़ हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते हैं। काफ़ी फंक्शनल ये कैबिन है, यहाँ पर स्पेस काफ़ी सारा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ये एक ट्रे है जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, और नीचे यहाँ पर ये जो आप वायरलेस चार्जर देख रहे हैं ये एक एक्सेसरी है, एक USB सॉकेट यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये जो AC के कंट्रोल्स हैं ये हमने मैग्नाइट में पहले देखे थे। यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर, ऑटोमेटिक AC है यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से AC ऑन या ऑफ़, यहाँ से रिसर्कुलेशन, यहाँ से ऑटोमेटिक, और यहाँ से डिफॉगर जो है इसे आप एंगेज कर सकते हैं। ये डोर अनलॉक बटन है, और ये ऊपर आपको हज़ार्ड लाइट और डिमिस्टर का बटन नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो यहाँ पर बटन आप देख रहे हैं, इसके द्वारा आप एम्बियंट लाइटिंग जो है इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये आपको यहाँ और यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो नज़र आएगी। और ये जो मोड्स हैं ये आप इस तरह से ट्विस्ट इसे करके ड्राइविंग मोड्स चूज़ कर सकते हैं। इको और नॉर्मल के लिए आपको इसे लेफ़्ट और राइट ट्विस्ट करना होता है, और नॉर्मल मोड के लिए इसे सेंटर में प्रेस करना होता है। एक छोटी डिज़ाइन एलिमेंट जो शायद आप मिस कर जाएं वो है ये ज्योमेट्रिक शेप्स जो कि आपको नीचे मिलते हैं। और एक और जो अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो बड़ा ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड है, और ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि आपको मैग्नाइट में ये फीचर नहीं मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर 2 छोटे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, अगर आप कोई छोटी चीज़ जैसे सन ग्लासेस यहाँ डाल रहे हैं तो वो रोल ना हो। जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है ये मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली ओके है, यहाँ पर कोई हाई क्वालिटी मटेरियल्स चूज़ नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स मिलता है हायर वेरिएंट्स के अंदर। ये जो इंसर्ट है ये कुछ मैग्नाइट की याद दिलाता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंसर्ट है ये लेफ़्ट में अलग और राइट में कुछ अलग है। यहाँ पर कुछ एक डल ग्रे जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड पर आपको वैनिटी मिरर्स नज़र आएंगे, लेकिन ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, और यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग मिरर्स भी नहीं मिलते हैं। ये यहाँ पर आपको एक टेम्बर डोर क्लोजर मिलता है, और इसे जब आप ओपन कर देते हैं तो आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारा स्पेस है आपके पास। यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा कप होल्डर है, उसके अलावा कुछ और स्पेस है, लेकिन ये जो पूरा पैनल है इसे आप इस तरह से निकाल करके अगर आपको ज़्यादा बड़ा सामान रखना है तो इसे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इसे अंदर डालना और निकालना जो है ये काफ़ी आसान है। साथ ही आपको ये यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है जो कि सॉफ्ट टू टच है, और ये यहाँ पर एक मैग्नेटिक क्लोजर है। हैंड ब्रेक मैनुअल है, और बीच का पूरा पैनल जो है ये पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग भी नज़र आएगी। टॉप वेरिएंट में आपको सीट पर एम्बॉसिंग मिलेगी, और साथ ही ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग मिलेगी। सीट पे आपको थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सीट्स की पैडिंग है ये जो टॉप क्वालिटी कार्स आती हैं उसके जितनी हेवी नहीं है। यहाँ पर बोल्स्टरिंग भी अच्छी है, लेकिन ये जो फोम है इसकी क्वालिटी ज़रा और मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। हेडरूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और एक 8 इंच टच स्क्रीन मिलता है जहाँ पर आप वायरलेसली अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलता है यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है ट्यून बाय आर्कमिस्ट। तो साउंड क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये ऑडियो सिस्टम सुना देता हूँ। इस सेगमेंट के हिसाब से ये साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। Only way I know, feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है ये ठीक ठाक है। जो ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको ज़रा और बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल ये काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है यहाँ पर, बट जो भी काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है ये बेहतर हो सकती थी। मैग्नाइट में मुझे ओवरऑल जो कैबिन है उसकी फिनिश और क्वालिटी यहाँ से ज़रा बेहतर लगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ मिसिंग फीचर्स की यहाँ पर बात करूँ तो 360 डिग्री कैमरा, ऐप कनेक्टिविटी विद इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड कार, सनरूफ, ऑटो डिमिंग मिरर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बाय डिफ़ॉल्ट, बट वो आपको एज एन ऑप्शन मिल सकते हैं। ये सारी फीचर्स मेनली मिसिंग हैं। और ओवरऑल अगर मैं इस इंटीरियर की बात करूँ तो ये ठीक ठाक है, फंक्शनल है, AC अच्छे से काम करता है, लेकिन ये अगर क्वालिटी ज़रा और बेहतर होती, यहाँ पर अगर ज़्यादा रिचनेस होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये जो क्वालिटी है इंटीरियर की ये मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़रा नीचे लगी, ये ज़रा और बेहतर हो सकती थी। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि स्पेस कैसा है, क्योंकि रेनो का कहना है कि रेनो काइगर में स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, रेयर नी रूम आपको ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो केबिन स्टोरेज स्पेसेस हैं ये भी 29 लीटर्स के हैं, और यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा डोर पैनल्स में, डबल ग्लव बॉक्स में और आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। यहाँ ट्रे पर आपके पास काफ़ी सारा स्पेस है, तो स्पेस आपके पास काफ़ी सारा है स्टोरेज बिन्स के तौर पर, लेकिन सीट पर कैसा स्पेस है ये अब हम लोग चल के पीछे देखते हैं।
अब डोर पैनल यहाँ पर आगे की तरह काफ़ी फंक्शनल है, यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है, बड़ी बॉटल बड़े आराम से आ जाएगी। यहाँ पर भी कुछ टेक्सचर्ड स्पेस मिलता है, ये सॉफ्ट टू टच पार्ट है, इसे आप एक हैंडल की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर वॉलेट भी डाल सकते हैं। और बाकी जो प्लास्टिक है ये ज़रा हार्ड है, ये यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का जो आगे इंसर्ट था वैसा ही इंसर्ट मिलता है, और अंदर घुसना काफ़ी ईजी है। यहाँ पर इस डोर की जो हाइट है ठीक ठाक है, तो ऊँचे कद के लोग भी अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और नी रूम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सचमुच काफ़ी अच्छा है। तो जो बैक सीट है ये डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस है, और हेडरूम भी यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ 6 फुट 2 इंच तक के लोग भी आराम से यहाँ पर बैठ पाएंगे और किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो फोम है वो आगे की तरह ज़रा सॉफ्ट साइड पर है, ज़रा और फर्म और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लेग रूम और नी रूम में किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर फ्रंट सीट के बैकरेस्ट पर ये मैगजीन होल्डर्स नजर आएंगे, एसी वेंट्स हैं यहाँ पर, और पीछे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है। सीट्स यहाँ पर 60-40 स्प्लिट है, और यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट मिलते हैं आपको, और बीच वाले पैसेंजर के लिए एक लैप बेल्ट मिलती है, एक आर्मरेस्ट है, काफ़ी चौड़ा है, और ये यहाँ पर टेक्सचर्ड आपको एक सरफेस मिलता है। 2 कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो अपना वॉलेट या फिर सेलफोन रख सकते हैं। सीट्स जैसा मैंने आपको बताया कंफर्ट के लिहाज से ठीक है। यहाँ पर राइड जो है ये ज़रा फर्म साइड पर है, तो मे बी ये सबसे ज़्यादा प्लश राइड नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल इस सेगमेंट के हिसाब से ये सीट्स ठीक ठाक है। यहाँ पर थाई सपोर्ट अच्छा है, और टॉप वेरिएंट में आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग भी नज़र आएगी। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हेडलाइनर जो है ये कुछ एक ज़रा रफ फिनिश में किया गया है, और आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको ये लाइट्स नज़र आएंगी। यहाँ पर 2 डोर हैंडल्स हैं, और कोई कोट हुक आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल ये काफ़ी फंक्शनल सीट्स हैं, और विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 3 लोग बिठा करके शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ पर जा सकते हैं, क्योंकि नीचे किसी तरह कोई हम्प नहीं है, और जो नी रूम और लेग रूम है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब्रेस्ट अगर 3 लोग बैठेंगे तो शायद विड्थ ज़रा कम पड़े, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए 3 लोगों को बिठा सकते हैं। बीच में आपको थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नज़र नहीं आएगा, और ये जो सीट्स हैं इन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्लश नहीं कह सकता, बट ये काफ़ी फंक्शनल सीट्स हैं, और इस तरह की प्राइसिंग के लिए ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। स्पेस के मामले में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर वो ये है कि आपको इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, और 405 लीटर्स के साथ काइगर का जो बूट है ये इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि भारत में फैमिलीज़ को बूट स्पेस चाहिए होता है ताकि जब वो किसी हॉलीडे पर जाएं तो अपना सारा सामान साथ डाल सकें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक बहुत बड़ा सूटकेस यहाँ पे रख रखा है, साथ ही कुछ छोटे बैग भी रख रखे हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान डाल सकते हैं स्टैकअप करके। यहाँ पर अगर आप इस पार्सल ट्रे को हटा दें तो काफ़ी सारा सामान आप डाल पाएंगे, और एक लंबे हॉलीडे पर अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर लोडिंग बे जो है ये काफ़ी डीप है, जिसका मतलब ये है कि सामान आपको इस तरह से उठा करके निकालना होगा, और अगर आप इस फ्लोरबोर्ड को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक 15 इंच 1 साइज़ स्मॉलर व्हील मिलता है, जो कि स्टील व्हील है, और ये ज़रा पतला भी है। ये 185 सेक्शन टायर है, यानी कि फुल साइज स्पेयर आपको नहीं मिलता, लेकिन टायर को यूज़ करके आप इस गाड़ी को सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला पाएंगे। और ये एक टेम्प्रेरी यूज़ के लिए स्पेयर व्हील है, ये एक फुल साइज्ड स्पेयर व्हील नहीं है। यहाँ पर आपको ये 2 हुक्स नज़र आएंगे, लेकिन इस बूट में मुझे कहीं पर लाइट नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज हम लोगों को जो टेस्टिंग के लिए इंजन मिला है वो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और हमने इसे पहले मैग्नाइट में चलाया है, तो इसका जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमको काफ़ी कुछ मालूम था। लेकिन आज मैंने जब टेस्टिंग करी तो जो इंजन और ट्रांसमिशन का सेटअप है वो बिल्कुल मैग्नाइट जैसा ही होने की पुष्टि हुई। जब मैंने इसे गियर्स में स्पीड के लिए टेस्ट किया तो फर्स्ट गियर में 50, सेकंड गियर में 96 और थर्ड गियर में अबाउट 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स के साथ जो गियर रेशियोज़ हैं वो भी एग्जैक्टली सेम मुझे मिले, यानी कि जो इंजन का ट्यून है और जो गियर बॉक्स है ये मोर और लेस मैग्नाइट जैसा ही है। अब यहाँ पर हालांकि बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया सेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मैपिंग है वो मेरे ख्याल से ज़रा अलग है। और यहाँ पर जो एक आपको एडिशनल फीचर मिलता है वो ये 3 मोड्स मिलते हैं आपको, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और इस डायल को आप इस तरह से ट्विस्ट करके, ये देखिए यहाँ पर अभी मैं इसे इको मोड में चला रहा हूँ, अभी मैं इसे स्पोर्ट मोड में डाल देता हूँ। और ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कलर जो है चेंज हो गया है, और यहाँ पर अब प्रॉपर्ली आपको टैको नज़र आ रहा होगा। इको में आपको टैको के लिए जो मार्किंग्स हैं उस पर नंबर्स नहीं मिलेंगे, ये ग्रीन हो जाता है। और जो नॉर्मल मोड है यहाँ पर आपको जैसा आप देख रहे होंगे टैको नज़र नहीं आएगा, केवल स्पीडो आपको नज़र आ रहा होगा।
और यहाँ पर जो रेड लाइन है वो 6000 आरपीएम पर है और ये इंजन जो है ये 6500 आरपीएम तक रेव करता है, जहाँ पर लिमिटर जो है कट इन होता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन मोड्स को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली जो इंजन की मैपिंग है वो अलग अलग मोड्स में कुछ अलग की गई होगी। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मैग्नाइट जितनी ही है और दोनों ही गाड़ियों के इंजन और ट्रांसमिशन बिल्कुल एक जैसे होने के कारण दोनों ही गाड़ियों की जो एवरेज एफिशिएंसी है वो आपको बराबर मिलती है। यहाँ पर आपको सिटी में लगभग 15 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ये नंबर 16 तक भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में आप गाड़ी ना चलाएं। और अगर आप हाईवे पर इसे एक लाइट राइट फुट के साथ चलाएं तो आप 20+ किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। ARAI नंबर यहाँ पर 20 किलोमीटर्स पर लीटर है और ये गाड़ी हाईवे पर इस नंबर को आसानी से एक्सीड कर सकती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर एक बड़ा हाईलाइट है और मैग्नाइट की तरह ही यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। उसके अलावा जो इंजन का कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लगभग 13 सेकेंड से ज़रा कम में ही अपना 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर फिनिश करती है। यहाँ पर जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है यहाँ पर आपको 100 PS की पीक पावर मिलती है 5000 आरपीएम पर, और जो पीक टॉर्क है ये आपको मिलती है 160 न्यूटन मीटर्स की 2800 और 3600 आरपीएम के बीच। अगर आप CVT के साथ जाएंगे तो वहाँ पर जो टॉर्क है वो ज़रा कम है, 152 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क वहाँ पर आपको मिलती है 2200 और 4400 के ज़्यादा वाइड बैंड में। और यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वहाँ पर 72 PS की पीक पावर और 96 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम लोग अभी ये टर्बो पेट्रोल चला रहे हैं और जो स्टीयरिंग का बिहेवियर है ये भी मोर और लेस मैग्नाइट जैसा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पर स्टीयरिंग जो है यहाँ पर फील जो है काफ़ी वेग है, बहुत डायरेक्ट ये स्टीयरिंग नहीं है और डेड सेंटर में ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब स्पीड बढ़ जाती है, जब आप 80 किलोमीटर्स पर आवर या फिर उससे ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये स्टीयरिंग के अंदर एक आर्टिफिशियल वेट आ जाता है जो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मैंने देखा कुछ स्वीपिंग कॉर्नर्स पर जब मैंने इस गाड़ी को ज़्यादा तेज़ स्पीड्स पर भगाने की कोशिश करी तो स्टीयरिंग जो था ये बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा था, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि टर्न करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। तो हालांकि भार यहाँ पर आ जाता है लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत नेचुरल है। स्टीयरिंग आर्टिफिशियली ज़रूरत से ज़्यादा हैवी लगने लगता है। राइड यहाँ पर अगर आप स्लो स्पीड्स में देखेंगे तो ज़रा फर्म साइड पर है और ये ज़रा बेटर होती है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं। और हैंडलिंग जो है ये भी एवरेज है, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग ओरिएंटेड गाड़ी नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करें इस सेगमेंट में जो हैंडलिंग ओरिएंटेड गाड़ियाँ हैं जैसे कि XUV 300 या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट, तो वहाँ पर जो एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टीयरिंग का फील है, जो सस्पेंशन है, जिस तरह से लाइन पकड़ के गाड़ी कॉर्नर्स लेती है, उतना इन्वॉल्विंग फील आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। एक रीजनेबल रीएश्योरिंग ड्राइव आपको मिलेगी, लेकिन जब आप बहुत तेज़ी से ब्रेक करते हैं तो ज़रा ये गाड़ी वेव करती है। तो एक जो बिल्कुल सॉलिड हैंडलिंग की जो आपको फील आती है वो कहीं ना कहीं हल्की सी यहाँ पर लैकिंग है। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो शायद आपको यहाँ पर जो एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो ज़रा मिसिंग लगेगा। उसके अलावा चूँकि ये हम लोग अभी मैनुअल चला रहे हैं तो यहाँ पर जो गियर शिफ्ट्स हैं ये रीजनेबली गुड हैं। यहाँ पर कुछ आपको कंप्लेन करने जैसा नहीं है, मामूली हल्की सी एक नॉचनेस है यहाँ पर। इस सेगमेंट के जो बेस्ट गियर शिफ्ट्स हैं हमने Hyundai की कार्स में देखे हैं, वहाँ पर जो गियर शिफ्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्लिक और एकदम फ्लूइड हैं। यहाँ पर भी एफर्टलेस है लेकिन एक मामूली सा नॉचनेस आपको ज़रूर महसूस होगा। क्लच जो है ये भी काफ़ी लाइट है तो सिटी में आप इसे चला सकते हैं बड़े आराम से। अगर मैं ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो थर्ड गियर में आप इसे 25 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर रख के बड़े आराम से चला सकते हैं। फोर्थ गियर में 35 किलोमीटर्स पर आवर और फिफ्थ गियर में 45 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर ये गाड़ी बड़े आराम से चलती है। और इंजन का जहाँ तक सवाल है तो चूँकि एक टर्बो इंजन है तो आपको इसे 1000 आरपीएम के ज़रा ऊपर रखना होता है, जहाँ पर आपको ज़रा मोमेंटम मिलता है। 1200 आरपीएम के बाद आपको सफिशिएंटली एक पुल मिलना शुरू होता है और 1800-1900 आरपीएम के बाद आपको एक रीएश्योरिंग एक्सेलरेशन मिलता है, ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन मिलता है। 3000 आरपीएम से लेकर के 4500 आरपीएम तक बहुत तेज़ी से ये गाड़ी एक्सेलरेट करती है। वहाँ पर आपको ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ पावर महसूस होता है यहाँ पर। तो जो इस इंजन का कैरेक्टर है वो काफ़ी सिमिलर है। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स के अंदर डेफिनेटली आपको महसूस होता है कि जो पावर डिलीवरी है वो कम या ज़्यादा होती है और वो फ्यूल एफिशिएंसी पर भी उसका जो है प्रभाव डेफिनेटली होता ही है। इन सब चीज़ों के अलावा जो इंसुलेशन है ये इस सेगमेंट की जो बेस्ट गाड़ियाँ हैं जैसे XUV 300 है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। किया सोनेट अगर आप देखें वहाँ पर भी इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन रीज़नेबल है। जिस तरह से यहाँ पर प्राइस भी काफ़ी कम है उस लिहाज से कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है। आप 100 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर जाते हैं तो हल्की फुल्की विंड नॉइज़ अंदर आती है। अगर आप ग्रैनुलर सरफेस के ऊपर चलाएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत टायर नॉइज़ भी आपको महसूस होगी। ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है।
एक एवरीडे यूज़र को जिस तरह की गाड़ी चाहिए, यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है क्योंकि एक टर्बो इंजन है और यहाँ पर जो पावर आउटपुट है ये टर्बो इंजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशन के लिए जितनी पावर और टॉर्क चाहिए वो इसमें सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। और मुझे इस गाड़ी का जो बिहेवियर उससे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है। जो सारे फीचर्स और जिस तरह का एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये होगा कि आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। सबसे सीधा जवाब ये है कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी एसयूवी चाहिए तो ये एक नया आयाम यहाँ पर आपको देती है। अगर आप इसे किसी भी और एसयूवी से कंपेयर करें जहाँ पर पेट्रोल इंजन हो, मैग्नाइट को छोड़ करके जिसकी कीमतें इसकी जितनी ही हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे कम कीमत जो देनी होती है वो है 7 लाख रुपीज़, यानी 1.5 लाख रुपये आपका एक्स शोरूम कीमत पे ही बच जाता है। तो जो वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, एक सब सेगमेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है जो कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हें बहुत ही बड़े तौर पर अंडरकट करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और ज़्यादातर जो यहाँ पर पेट्रोल इंजन हैं उसमें आपको टर्बो ऑप्शन मिलती है। अगर आप Hyundai और Kia को छोड़ दें तो वहाँ पर भी आपके पास एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन वहाँ पर भी कीमतें जो बेस वेरिएंट की हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो बेस वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड वो आपको एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन देता है, जो कि सिटी में या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या एंथुसियास्ट नहीं है तो आपको काफ़ी काम आएगा। और एक और जो बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि इस नेचुरली एस्पिरेटेड बेसिक इंजन के साथ में भी आपको AMT मिलता है काइगर में, जो कि आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं टर्बो, और टर्बो की कीमतें अगर आप देखेंगे जो मैनुअल वर्जन है ये कीमतें 7.3 लाख रुपीज़ से 8.7 लाख रुपीज़ तक वेरी करती हैं मैनुअल के लिए, और अगर आप CVT लेंगे तो 8.6 टू 9.7 लाख रुपीज़ तक जाती हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट देखें तो जितने भी बाकी पेट्रोल्स हैं उनका टॉप वेरिएंट 11.5 से लेकर के 13 लाख रुपीज़ तक जाता है अगर आप दूसरे ब्रांड्स को लें। तो यहाँ पर जो वैल्यू फॉर मनी है वही एक बड़ा फैक्टर है, और निसान मैग्नाइट के साथ ये एकदम हेड टू हेड जाती है। वहाँ पर कीमतें बिल्कुल टक्कर की हैं। तो आपको चूज़ करना होगा कि आपको ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है या फिर मैग्नाइट ज़्यादा पसंद आती है। इन दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल बराबर है, तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ना एक गाड़ी कम है ना दूसरी ज़्यादा है। तो इन दोनों गाड़ियों में से आप कोई भी गाड़ी चूज़ कर लें, आपको फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल बराबर मिलेगी। यहाँ पर आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट में AMT भी है जो कि आपको मैग्नाइट में नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है वो ज़्यादा वास्ट मिलेगा। रेनो आपको एक ज़्यादा वाइड स्प्रेड सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क देता है। यहाँ पर आपके पास 6 कलर्स हैं जिसमें आपको रेडिएंट रेड, कैस्पियन ब्लू, मूनलाइट सिल्वर, प्लैनेट ग्रे, आइस कूल वाइट और महगोनी ब्राउन कलर्स मिलते हैं, और सारे ही कलर सारे ही वेरिएंट में 2 टोन ऑप्शन में भी अवेलेबल हैं। इस प्रोडक्ट की अपनी कुछ खूबियां हैं तो अपनी कुछ खामियां भी हैं, और अगर आप इसे एक फुल फ्लेज्ड प्रॉपर प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करें तो शायद यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े, लेकिन कीमत जो है उस मामले में आप काफ़ी कुछ बचा पाएंगे। और अंदर कैबिन स्पेस जो है और जो स्टाइलिंग है और कुछ फीचर्स जो हैं इस गाड़ी की वो इसका हाईलाइट है। ये गाड़ी निसान मैग्नाइट के अगेंस्ट कितना अच्छे से प्रदर्शन करती है, वहाँ पर इसकी क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं, उस बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके सारे सवाल जो रेनो काइगर से संबंधित थे उनके जवाब आपको मिले, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि सारे सवालों के जवाब दूँ। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।